Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I am Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I am going to record a video lecture on computer of ENIAC, Electrical, Numerical, Integrated and Calculator. ये वो ऐसा कंप्यूटर था जिसको जे प्रेस्पोरेकर्ड यानी जेपी इकर्ड और जॉन मॉकली ने मिलकर बनाया था 1945 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में। उनकी मुलाकात हुई, उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर बातचीत हुई और उन लोगों ने तैयार कर दी एक मशीन, ऐसी मशीन जो फर्स्ट जनरल पर्पस यूजिंग कंप्यूटर कहलाया। क्या कहलाया? एग्जैक्टली। चलिए आइए देखते हैं। ENIAC was designed to perform complex calculations for military purposes, particularly for artillery trajectory calculation। मैंने कल इसके बारे में बताया था, तो खानों की फायरिंग के लिए इसको बनाया गया था। It contain 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 18,000 इसमें आपके कंटेनिंग बल्ब लगाए थे, जिसको आप हाइड्रोजन बल्ब भी कहते थे। वो इसमें 1800 स्क्वायर फीट की एरिया ऑक्यूपाई कर रहे थे, कब्जे में ले रहे थे। 1800 स्क्वायर फीट में 1000 स्क्वायर फीट में एक छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली का आशियाना बस जाता है, और 1800 स्क्वायर फीट में वो केवल ऑक्यूपाई कर रहा था कंप्यूटर के रूम को। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया आपको कि ENIAC की बड़ी अहम भूमिका रही है हमारे समाज में, लेकिन उसको मैनुअली ऑक्यूपाई करने के साथ साथ मैनुअली कॉन्फ़िगर करने की भी कोशिश की गई। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि उसके तकनीकी सेटिंग्स में कुछ चुनौतियों को बदलाव करने के लिए उन्होंने मैनुअल वायर्स, क्लचेस, शाफ्ट, स्विचेस को चेंज किया। स्विच चेंज करने से, वायरिंग चेंज करने से काफ़ी सारे विकसित विकास बदलाव हुए। इसके बाद देखते हैं मॉडर्न डे कंप्यूटर्स में उसके अपोजिट विभिन्न कार्यों के लिए स्विच और केबल का उपयोग करके मैनुअल पुनः कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता थी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है प्रोग्राम करना, उसको रिडिफाइन करना कि मेरे हिसाब से वो चले। जैसे कंपनी से आपको मोबाइल वॉलपेपर, रिंगटोन, कॉलर मिलता है, आप उसको लाके चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगर करना। क्या बोलते हैं? हाँ, यानी दी हुई सेटिंग्स में बदलाव करना अपने अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। ENIAC marked as a major milestone in computing history and paved the way for future digital computers. ENIAC नाम के कंप्यूटर ने इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ और उसने भविष्य के इस्तेमाल होने वाले डिजिटल कंप्यूटर्स में एक अहम भूमिका दिखाई और अपना मार्ग प्रशस्त किया। चलिए आगे देखते हैं। हम ऊपर नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जैक्टली। जनरेशन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? बिल्कुल। और ये जो आप लोग अपना मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका होगा आजकल आप 5G यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब होता है 5th जनरेशन। क्या मतलब होता है? जी। जिस नेटवर्क को आप यूज़ कर रहे हैं, पहले वो 2G था, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ और अब 5G है। यानी उसकी जनरेशन क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आप डेटा स्पीड, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, है ना? चलिए आइए इसको समझते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या रोल था। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक चला। यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किट्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? मैंने अभी बताया आपको। वैक्यूम ट्यूब्स वही ट्यूब्स हैं जो ENIAC में मार्क 4 में लगे हुए थे और इनकी संख्या 18,000 थी। एक्चुअली करते क्या थे? तो जैसे आपके घरों में मोबाइल चार्ज होता है तो मोबाइल पे एक आइकन बन के आता है, इंडिकेटर कि मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं, डेड हो रहा है कि नहीं। घर में बिजली मीटर पे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं लाल और हरे के। लाइट आएगी तो वो लाल वाला इंडिकेटर जलता है। इसका मतलब क्या कि वो इंडिकेट करता है आपको लाइट के माध्यम से। चलिए छोड़िए, रेलवे फाटक पे देखा होगा आपने, जब बैरियर गिर जाता है तो बैरियर के गिरने के बाद जो भी गेटमैन होता है, गेटमैन हरी झंडी दिखाता है ट्रेन को, ट्रेन जा रही होती है। इस पर लोग हरी मतलब कि आप जा सकते हैं, गेट क्लोज है, कोई आवाजाही आवागमन बंद है। लेकिन जब लाल झंडी दिखाएगा कि बैरियर गिरने के बाद भी रेलवे ट्रैक पे आवागमन चालू, ट्रेन को रोका जाए, समझ रहे हैं? तो इंडिकेशन बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहे हैं आप लोग? 18,000 की संख्या में वो बल्ब केवल इतना कर रहे थे कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को, यूजर्स को और कंप्यूटर मशीन्स को ये बता रहे थे कि यूजर का दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो प्रोप्रिएट है कि नहीं, डिफाइंड है कि नहीं, सही है या नहीं। और कंप्यूटर जब उसको सॉल्व कर रहा था तो उसका जवाब
इंडिकेटर्स ऑन होकर के 1 के फॉर्म में दे रहे थे। ऑफ होने का मतलब कि सवाल सॉल्व नहीं हो पाया, सवाल ही गलत है, या तो उसका आउटपुट 0 आ रहा है, यानी कि उसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, नल। समझ रहे हैं आप लोग? तो कंप्यूटर में ऑन है, सारे इंडिकेटर्स जल रहे हैं, सारे वैक्यूम ट्यूब एक्टिव है, मतलब 1, ऑफ है तो 0। समझ रहे हैं? इसीलिए कंप्यूटर को 0 और 1 के फॉर्म में जानते हैं आप लोग। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। और इसको हम लोग किस में काउंट करते हैं? बाइनरी लैंग्वेज में। किसमें? हाँ। और बाइनरी डिजिट्स का फुल फॉर्म क्या? बिट्स। क्या है? शॉर्ट फॉर्म बिट्स है, फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट्स है। ठीक है, ढेर चार में बच्चा लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक और बात कही है इसमें, वो बात क्या है वो देखिए। मैग्नेटिक ड्रम्स की बात की। मैग्नेटिक का मतलब क्या? आप लोगों ने मैग्नेटिक टेप भी देखा होगा, छोटा सा स्क्वायर में आता था पहले, और 2 उस पे पहिए लगे थे, वो घूमते थे, उसमें म्यूजिक कैसेट हुआ करती थी, और बच्चे जब तोड़ के उसको खेलते थे तो पतली सी झिल्ली निकालते थे, है ना? वो मैग्नेटिक ड्रम हुआ करता। तो मैग्नेटिक ड्रम का मतलब क्या? ड्रम मतलब इसमें कुछ भरा हुआ हो, ठीक है। टेप मतलब क्या? जो पतली सी प्लास्टिक सी सीक्वेंशियल एक्सेस वाली झिल्ली हो, पन्नी हो, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या था। एनियाक और यूनिवैक। क्या नाम था बेटा? हाँ, इस कंप्यूटर का नाम एनियाक और इसका विकसित वर्जन क्या था? यूनिवैक। सेकेंड जनरेशन पे आई 1956 से लेकर 1963 तक। यूज ट्रांजिस्टर्स। अब यह टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप सब लोग वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की फोटोज देखें। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आपका वैक्यूम ट्यूब है। ये ट्यूब लगता कहाँ था? तो ये देखिए, आप यहाँ पे ये बोर्ड देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया 1800 स्क्वायर फीट में पूरा एक प्रॉपर कमरा था, वो कमरा ही कंप्यूटर था, फिक्स था, नॉन पोर्टेबल था। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 18,000 ऐसे बल्ब लगाए गए थे जो इस मॉडल में थे। ये ब्लूप्रिंट है उसका, और ये वो बल्ब है, डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट वॉट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, इसका नाम ट्रांजिस्टर था। आइए लगे हाथ पे ट्रांजिस्टर भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर्स है। आपने बिल्कुल इसको सर्किट बोर्ड यानी मदरबोर्ड के अंदर देखा होगा, और ज़रूरत पड़ने पे आपने इसका इस्तेमाल भी देखा होगा। ऐसे कॉपलर 3 पिन निकले रहते हैं, उन्हीं पिन को आप ट्रांजिस्टर बुलाते हैं। जब सेकेंड जनरेशन की ओर हम लोग आगे बढ़े तो सारे बल्ब हटा दिए गए, कोई वैक्यूम ट्यूब यूज नहीं हुआ। वैक्यूम ट्यूब की जगह इन ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। किसने? बेनिफिट क्या हुआ बताता हूँ। वैक्यूम ट्यूब था तो जो कंप्यूटर था वो बल्कि साइज आकार में बहुत बड़ा था, हीट प्रोड्यूसिंग, गर्मी बहुत पैदा कर रहा था, बिकॉज वो बल्ब था, और जलेगा तो क्या होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट में छोटे मोटे चाय की टपरियों पे एक काफ़ी बड़ा सा रेक्टेंगल बॉक्स में वाइट शीशे में आलू की पैटीज रख के 100 वाट का बल्ब जला के वो लोग आलू का पैटीज गर्म करते थे, याद है? सोचिए 100 वाट के बल्ब से इतनी गर्मी पैदा होती है कि 5 मिनट में आपका पैटीज गर्म हो जाता है। वो ओवन का काम करता है, माइक्रोवेव का काम करता है। तो सोचिए जहाँ पे 18,000 बल्ब लगे हैं, वो भी हाइड्रोजन बल्ब, सोचिए वहाँ पे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। 42 घरों की 42 हाउसेस की बिजली अकेले कंज्यूम कर रहे थे खाली ऑन होने के लिए वो कंप्यूटर। तो हैट्स ऑफ, बिग सैल्यूट टू द साइंटिस्ट ऑफ दैट एंशिएंट पीरियड। उस समय में जिन लोगों ने ये एफर्ट जाहिर किया और उन्होंने उस कंप्यूटर को ऑन किया, वो बहुत बड़ी बात थी। हम आप तो सिर्फ आजकल पेट भरने, जेब भरने और कमाने के लिए परेशान हैं, बट उन्होंने नॉलेज ग्रास्पिंग पावर बढ़ाया, सामाजिक कल्याणकारी काम किया, सोशल वर्क एक तरीके का, है ना। उस कंप्यूटर से आज हम लोगों का काम बहुत आसान है, बहुत ही आसान। इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ताकि हमारे अंदर प्रेरणा पैदा हो, हमारे अंदर मानवता पैदा हो, हमारे अंदर समाज सेवा पैदा हो, हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो, और कुछ बेहतर और एक अच्छा समाज हम बना सकें। ठीक है, क्योंकि समाज में हम और समाज अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से। चलिए आइए, तो ये ट्रांजिस्टर आपने देख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने टॉपिक को वापस लौटाएंगे। 1956 से 1963 तक यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। इंस्टेड मतलब बजाय, वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर। मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। जाहिर सी बात है, 18,000 बल्ब लगाने का जो गोल्डन था वो हट गया, ट्रांजिस्टर में साइज कम हो गई, आकार छोटा हो गया, हीट प्रोड्यूसिंग कम हो गई, बिजली की खपत कम हो गई। हाँ, स्मॉलर छोटा हुआ, तेज हुआ, रिलायबल विश्वसनीय, भरोसेमंद हो गया।
क्योंकि क्या था उसमें दिक्कत क्या थी, एक बल्ब भी अगर फ्यूज हुआ 18,000 में से तो कंप्यूटर 0 बताएगा, यानी 2 लोग वहाँ पे चाहिए हमेशा चेक करने के लिए बल्ब जल लगने सारा, एक भी फ्यूज हुआ तो क्या होगा, रिजल्ट 0। समझ गया आप, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। चलिए आगे। सेकेंड जनरेशन की जो मॉडल थे वो IBM 1401, IBM 7090। IBM का फुल फॉर्म बता चुका हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। थर्ड जनरेशन पे आई है 1964 से लेकर 1971 तक। यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी के नाम से जानते हैं आप लोग, आज भी सुनते होंगे। मोबाइल के रिपेयरिंग सेंटर्स वाले बोलते हैं भैया आपका आईसी जल गया है, आपका आईसी खराब हो गया। और रिमोट में भी आईसी होती है, मोबाइल में भी आईसी होती है, हर उस सिग्नल कवरेज नेटवर्किंग डिवाइस पे आईसी होती है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये वो सर्किट है जो आपके मदरबोर्ड, आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के प्रोसेसर पे लगा हुआ है, और इसकी फोटो मैं आपको और डीप में दिखा सकता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, आईसी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ये सारे कंप्यूटर के आपके बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं, छोटे कंपोनेंट्स हैं, और इसकी फोटो देखनी हो तो और डीप पे बाहर जाइए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सोनी, देख पा रहे हैं आप लोग, ये आईसी है, यानी कई सारे ट्रांजिस्टर्स की जगह इस अकेले एक छोटे से माइक्रो चिप ने ले ली। इस चिप का नाम है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट क्या होता है बेटा, सर्किट बोर्ड वो जगह होती है जहाँ पर पूरे घर की कंट्रोलिंग होती है। जैसे आप घर में जब बिजली मीटर वाला बिजली का बिल निकालने आता है तो एक जंक्शन खोलता होगा। जंक्शन मतलब क्या, जहाँ पे सारी ट्रेन आके रुकती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म और जंक्शन में क्या अंतर होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है, पैसेंजर चढ़ते उतरते हैं। जंक्शन का मतलब होता है वो ट्रेन वहीं से बंद करके निकलती है, ठीक है। कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन गोरखपुर से ही बन के निकलती है, गोरखपुर में खड़ी होती है, फ्रेश होती है, उसको डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, रेडी करते हैं, और उसका जो सफ़र होगा वो गोरखपुर से कलकत्ता तक का होगा, ठीक है। और गोरखपुर से आगे क्या पड़ता है, बस्ती पड़ता है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो गोरखपुर के आगे बस्ती, लखनऊ पड़ेगा। अगर गोरखपुर से ट्रेन निकल रही है और लखनऊ में खड़ी है तो लखनऊ प्लेटफॉर्म है, जंक्शन नहीं है, उस ट्रेन के लिए, उस ट्रेन के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या है, आईसी है, क्या बेटा, आईसी। चलिए आगे देखते हैं, टॉपिक लौटाते हैं अपने वापस से। आईसी आपने देख लिया, मदरबोर्ड में एक सिंगल पीस लगा है, कई जगह कई सारे ट्रांजिस्टर्स की जगह उसने अकेले ले ली है। बोलो, समझ गए आप लोग। अब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग किया गया जिससे एक चिप पर कई ट्रांजिस्टर लगाए जा सके। IBM 360 PDP-8, ये देखिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन, क्या लिखा है यहाँ पे, चौथी जनरेशन की बात करें, चौथी पीढ़ी में हमारे सामने सब चीजें सामने आ चुकी हैं। यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स विद थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिल्ट ऑन सिंगल चिप। अब देखिए यहाँ पे हजारों आईसी मिल करके एक माइक्रो प्रोसेसर चिप बन गया, हजारों आईसी मिल करके एक चिप बना। वहाँ हजारों ट्रांजिस्टर थे तो एक आईसी बनी, हजारों वैक्यूम ट्यूब थे तो कुछ हजार ट्रांजिस्टर बने। अब यहाँ पे क्या संख्या बल कम होती जा रही है, क्या हो रही है, और पावर बढ़ रही है, प्रोसेसिंग तेज हो रही है, रिलायबिलिटी बढ़ रही है, डिलीजेंसी बढ़ रही है, समझ रहे आपको, और एक्यूरेसी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, आगे बढ़ के समझ जाएंगे। एग्जाम्पल इंटेल आ गया। इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। सभी बड़े महंगे कंप्यूटर्स में इंटेल की प्रोसेसर चिप पड़े हुए, क्या पड़े हैं, हाँ। इंटेल 4004, एप्पल IBM PC, ये सब डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट चिप्स बनाती है। चिप्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। क्या होते हैं, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या है वो, सर आप तो कहते CPU होता है, प्लस CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का पार्ट है। उस पार्ट के अंदर जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो आपकी यही है, ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या, प्रोसेसर मतलब क्या, प्रोसेस करने वाला, है ना। चलिए आगे फिफ्थ जनरेशन जो अभी तक चल रहा है, यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आ चुका है। 2020 में क्या आया था, 2020 में AI नहीं, 2016 में रोबोटिक्स और AI दोनों आ गए थे। इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 2015 में।
मीट सोफिया। मैं चाहता हूँ मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि कैमरा को थोड़ा पैन करें उस तरफ। मीट सोफिया सोशल humanoid robot developed by Hong Kong based company Hudson Robotics. Sophia was activated on February 14, 2016. In October 2017, Sophia became a Saudi Arabian citizen, the first robot to receive citizenship of any country. Manufacturer David Hudson. तो ठीक है, अभी आपने सोफिया को जाना, समझा और पहचाना बड़े करीब से, और आप समझिए कि रोबोटिक्स क्या होती है। एआई का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि मैन मेड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पैदा नहीं है की जा रही है, वहाँ पे इंटेलिजेंस को कोड किया जा रहा है, कोडिंग की जा रही है, उसको स्टेबलाइज किया जा रहा है। जैसे बताता हूँ, छोटे बच्चे को हम लोग बोलना सिखाते हैं, कंप्यूटर्स में हम लोग उसी तरीके से रोबोट को प्रोग्राम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा बच्चा बोलना सीखता है माता पिता के मौखिक रूप के प्रयासों से, है ना, पापा मम्मी आप बोलते हो तब वो बोलता है। सपोज करो बचपन से एक बच्चे को कहा जाए शिवलिंग ही तुम्हारे पापा है, भगवान शिव ही तुम्हारे पापा है, तो वो क्या जानेगा बड़ा होकर के? उनको ही पिता मानेगा ना। अनाथ आश्रम में, मंदिरों में क्यों भगवान के करीब होते हैं अनाथ बच्चे? क्योंकि उनको बचपन से कहा जाता है तुम्हारा पालनहार तो स्वयं तुम्हारा स्वामी ईश्वर है ना। तो बचपन से वो क्या करते हैं? वो धार्मिक की ओर, धर्म की ओर बढ़ते हैं। वैसे ही किसी मशीन में इनिशियल स्टेज में जो कोडिंग, जो प्रोग्रामिंग आप करेंगे, बस अंतर क्या है कि उस छोटे बच्चे में और उस मशीन में एक बात का सबसे बड़ा अंतर है, वो है इमोशंस का, भावनाओं का। मशीन इमोशनलेस होती है और ह्यूमन इमोशन ड्रिवन होता है, यानी कि भावनाओं के आधार पर कार्य करने वाला जीव, और वो बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। प्यार हुआ किसी से तो एक प्रॉब्लम, नफरत हुई तो एक प्रॉब्लम, भूख लगी तो प्रॉब्लम, है ना। डिस्ट्रैक्शंस, इमोशंस क्या पैदा करते हैं? डिस्ट्रैक्शंस। समझ रहे मेरी बात? तो एआई का मतलब होता है कि वहाँ जो कोड आप करेंगे, जैसा कोड आप करके देंगे एज इट इज वही फॉलो करेगा, वहाँ डाइवर्जन है ही नहीं। वहाँ पे क्या है? रिप्लेस द कोड, क्या बोलते हैं? आगे देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग और समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सुपर कंप्यूटर्स, एआई रोबोट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, इनकी क्लासिफिकेशन ऐसे होती है कि एआई और फिफ्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। यहाँ तक कि एप्पल के जो प्रोसेसर्स बनते हैं सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं। आपके रॉकेट जो आसमान में लॉन्च होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड कैलकुलेट करता है, उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, और ये एक रिपोर्ट देता है कि अभी अगर रॉकेट इस स्पीड से लॉन्च करेंगे तो कितने सेकंड में, कितने मिनट में वो कितना किलोमीटर आसमान में पहुंचेगा। ये सारी रिपोर्ट्स सुपर कंप्यूटर पहले ही कैलकुलेट कर लेता है, और सुपर कंप्यूटर आपके वेदर रिपोर्ट्स को फाउंड करता है। सुपर कंप्यूटर से ही मालूम चलता है कि वर्षा होने वाली है, वर्षा कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, तूफान की स्पीड क्या है, हवा और तूफान कितनी तेज रफ्तार से चल रहे हैं। ये सब कुछ आप सुपर कंप्यूटर से ही पता लगाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल, सर तो फिर हम लोग भूकंप, अर्थक्वेक क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, क्यों नहीं पता कर पा रहे? बेटा भूकंप आता कैसे है? जब आपकी धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में लड़ती है तो भूकंप पैदा होता है। और आपको पता है कि वो आपके अर्थ के कोर में है, और कोर आपको पता ही है, आप 10 फीट गड्ढा खोदते हुए पानी आ जाता है। हजारों फीट कैसे नीचे जाओगे टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे, ताकि आपको वाइब्रेशन महसूस हो सके? तो पॉसिबिलिटीज अभी तक नहीं है, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन बन चुका है कि मोबाइल अगर वाइब्रेट करता है, हिलता है, तो आपके मोबाइल पे एक नोटिस आ जाएगा कि भूकंप आ गया, ठीक है। और भूकंप को नापने का जो यूनिट होता है वो रेक्टर स्केल में होता है। किसमें होता है? चलिए आगे पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दिस क्लासिफिकेशन शोज हाउ कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ साइज, स्पीड एंड कैपेबिलिटीज। बता रहा है कि कैसे हमारा कंप्यूटर इवॉल्व किया, उन्नति किया, विकसित हुआ है साइज में, आकार में। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना काफी। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।